Hello there, this is Nikhil Hira. I am pursuing Bachelor's in Commerce from Shri Ram College of Commerce, and you are watching Commerce Heroes. So, talking about what we are going today is in continuation to the series of HRM, Human Resource Management, we had completed Unit 1. Unit 1 ka Part A and Part B, and we have not completed Part C and Part D. So, we are going to focus on Part C, that is emerging challenges to HR of an organization and workforce diversity. We have completed part A and part B. If you want to watch these videos, you can go to the channel. The playlists are available, and at the same moment, if you want to watch videos, you can go to the I button in the very top and you can see there the link for the same. Starting with this particular part, so when you talk about emerging challenges, first of all we need to understand what a challenge is or challenge emerge हो कहाँ से रहे, challenges आ कहाँ से रहे. So if I talk about challenges, हमने 12th में पढ़ा था कि एक बिजनेस को कोई चैलेंज या फिर कोई चेंज क्यों करना पड़ता है. एक चैलेंज अराइज होता है या कोई चेंज बिजनेस करता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, वो होता है उसका एनवायरमेंट. एंड इफ आई टॉक अबाउट एनवायरमेंट इन पर्टिकुलर, तो बिजनेस एनवायरमेंट में तीन चार चीजें थी, SLEPT, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल. सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक अ बिजनेस अडेप्ट टू चेंजेस. ठीक है, आपको तब अडेप्ट करने पड़ते हैं चेंजेस. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फ्रंटियर इंडियन बिजनेस डज वर्ट, आपके HR को क्या करता है, उसको परेशान कर देता है कि भाई तुझे चेंज लाना ही पड़ेगा, तेरे को फोकस करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों की जरूरत है, तेरे ऊपर एक चैलेंजेस इसके ऊपर पोज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सोशल, तो सोशल में देर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. इफ आई टॉक अबाउट लाइक इंडिया में ही कोई साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आके काम कर रहा है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड वांट व्हाट, कि जब मैं काम कर रहा हूँ मेरे को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, जैसे सब लोग एक दूसरे की करते हैं, कोई मेरा मजाक ना बनाए, कोई मुझे कुछ कहे ना. सो दैट इज वन थिंग. तो उसको वहाँ पे क्या होती है, स्टेटस, प्रेस्टीज. अपनी प्रेस्टीज के लिए वो एक सोशल चैलेंज बन जाता है, किसके लिए, HR के लिए, टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो रहा है. देन कम्स टेक्नोलॉजिकल. अब जो कंपनी है, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने बहुत इजी डिसीजन दे दिया कि भाई हमने बाहर की एक कंपनी से बात कर ली है, वी हैव गॉट अ न्यू मैकेनिज्म, वी गॉट अ न्यू टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और लेबर की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी. अब यहाँ पे एक चीज सुननी है ध्यान से, दैट इज लेबर की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब द वर्क फोर्स दैट वुड बी इंक्लूडेड और नीडेड वुड बी लेस. तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क फोर्स होगी उसके साथ एक कन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट व्हाट हैज टू बी डन, HR को संभालना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और चैलेंज पोज हो रहा है, किसके लिए, HR टीम के लिए. ऐसे इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ऐसे ही मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो जाती हैं जिसमें हमारे जो HR टीम होता है उसको क्या फोकस करना पड़ता है, क्या ध्यान देना पड़ता है कि चैलेंजेस का सोल्यूशन कैसे निकाले. इसी को समझते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए, जो मैनेजमेंट होता है, मतलब जो HR होता है, वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, डीपली डाइव करता है, इन चीज़ों को समझता है और क्या निकालता है, सॉल्यूशंस निकालता है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट वी हैव ऑन द लिस्ट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी जो आपकी अवेलेबल है. नाउ व्हाट डज इट मीन, द इंक्रीजिंग heterogeneity of organization within the inclusion of workers from different work groups such as women, physically challenged, different class, ethnic groups, etc. इफ आई टॉक अबाउट लाइक पहले कैसे होता था, तो पहले मेल डोमिनेंट आपका वर्कफोर्स होता था. ठीक है, जनरली क्या होता था, ज्यादा लोग होते थे, जो होते थे वो मेल होते थे, अलॉन्ग विद दैट सब डोमेस्टिक बैकग्राउंड से ही होते थे, मतलब डोमेस्टिक फ्रंटियर से होते थे, इंडिया से ही होते थे. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, आप MNCs में जाओगे तो आई वॉन्ट इवन से मेल, वहाँ पे जो आपकी वर्कफोर्स है उसकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दो जेंडर्स नहीं है, वहाँ पे जितने भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस सबको फोकस किया जाता है, उस सब पे फोकस देके उनको उसी के हिसाब से एड्रेस किया जाता है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ साथ पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से पीपल ऑफ सेम ट्रेड आर कमिंग हियर एंड लाइक वर्किंग हियर. अब क्या देखा जाता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेसिज्म. ठीक है, रेसिज्म ना हो, कोई रेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स. ठीक है, उसको भी देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर डाइवर्सिटी. ठीक है, सो दिस इज वन चैलेंज फॉर द HR टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर क्या पॉइंटर आप डाल सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंटर में जब आप एग्जाम में लिखोगे, तो दिस इज द मीनिंग, या फिर आप डाल सकते हो कॉन्सेप्ट कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. उसके बाद आपने अगला पॉइंटर डालना है, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन. डाइवर्सिटी क्या होता है, जब डिफरेंट
मतलब जब डिफरेंट एथनिसिटी के या फिर जब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं बट फ्रॉम वेयर आपकी कंट्री से ही, ठीक है, तो डाइवर्सिटी होती है। कोई नॉर्थ इंडिया से आया है, कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आया है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है। बट इफ आई टॉक अबाउट कोई अलग कंट्री से आके आपके इधर काम कर रहा है, आपकी वर्कफोर्स में इंक्लूड हो रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डाइवर्सिटी है क्या। डाइवर्सिटी को आप कभी भी पेपर में ये नहीं लिखेंगे कि डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, ठीक है, बस ये नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग ईच एंड एवरी डिफरेंस, ठीक है, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग द डाइवर्सिटी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना, और जो डाइवर्स बैकग्राउंड है, डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं, उन सबको वैल्यू करना, दैट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ओके, सो यही चीज आगे मेंशन किया है, डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बट टू एक्सेप्ट इट एंड वैल्यू इट। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंटर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। नाउ वी हैव द सेकेंड पॉइंट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इफ आई टॉक अबाउट इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तो मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो हमारी वर्कफोर्स है, वो उसका जो मेजर चंक है ना, वो जेंजी है, ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट जेंजी, तो इन सबका ना एक पर्टिकुलर चीज आई वुड से, मतलब वी ऑल आर जेंजी, तो हम सबका क्या है एक चीज पर्टिकुलर कॉमन, द कॉमन थिंग दैट वी ऑल हैव इज दैट वी डोंट वांट कि समबडी कम एंड सुपरवाइजर्स। हम नहीं चाहते हमें कोई सुपरवाइज करे। इंस्टेड अगर हमें कोई काम दे देता है, वी थिंक ओनली ऑफ वन थिंग, कि हम अपने तरीके से काम करेंगे, अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी से काम करेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट मुझे काम का जो रिजल्ट मिलता है उस पर मुझे कोई टोके ना। ऑल दीज थिंग्स ये हम सब में कॉमन है, ठीक है। तो अब ये चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि सच पीपल डोंट लाइक क्लोज सुपरविजन, नहीं चाहते कि हमें रोज रोज आके कोई देखता रहे, टोकता रहे। हमें पता है कि हम रिस्पॉन्सिबल है, और वो अपने काम से प्यार करता है कि भाई मैं अच्छे से अपना काम करके दे दूंगा। द मोटिवेशन ऑफ सच पीपल इज अ ग्रेट चैलेंज। अब एक एचआर के लिए इन लोगों की मोटिवेशन, मतलब एक एचआर के लिए इन लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दीज पीपल आर चैलेंज टू एचआर। इन लोगों को मोटिवेट करके रखना, एम्पावर करके रखना इज समथिंग अ बिग डील फॉर एचआर, ठीक है। सो दिस इज अनदर पॉइंटर। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंटर दैट वी हैव इज वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स कि लेट्स सपोज आपके इधर एक पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत अच्छा काम करता है और पूरे 5 बजे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे 9 to 5 की जॉब है, 5 बजे चले जाता है। नाउ यू सी दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज पोटेंशियल। नाउ यू आस्क दिस पर्सन कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, पर्सन प्रमोट हो गया, बट अलॉन्ग विद दैट जो पर्सन है इज नॉट एबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नई प्रमोशन के साथ आई हैं। इज नॉट विलिंग टू स्टे थोड़ा सा और ज्यादा ऑफिस में एंड कंप्लीट द वर्क। क्यों? बिकॉज उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर एचआर टू हैंडल, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस विच मीन्स एडजस्टमेंट एट बोथ home and in the workplace, changing the attitude about the priorities they attach to their activities। अब जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की, उन दोनों पे कितनी प्रायोरिटी अटैच करनी है, दिस इज समथिंग दैट एचआर डज। वो उन्हें समझाता है, उन्हें मैनेज करना सिखाता है। इन सब चीज़ों पे भी ना सेशंस होते हैं, ठीक है, कि आपका करियर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब आपको प्रमोट कर रहा है, तो हाउ यू आर गोना वर्क इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को आ सकता है। हो सकता है आपको ऑन ग्राउंड जाके सिचुएशंस देखनी पड़ जाए, बट उस मोमेंट के लिए आर यू रेडी? क्या आपकी जो पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं, क्या वो आपको अलाउ कर रही हैं कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो अ challenge that is posed in front of HR team. Limit number of their social activities. So these are the 3 pointers, and जो अभी मैं 4 pointers आपको बता रहा हूँ, these are very important because एग्जाम में अगर आप सेम हेडिंग के साथ लिख देते हो, कुछ पॉइंटर्स लिख देते हो, so it shows कि आपको आता है, बिकॉज हर एक बुक में, जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल है, उसमें इसी चीज़ की बात होती है। Not talking about downsizing and voluntary retirement scheme, it is very 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 important बिकॉज इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट डाउन साइजिंग, तो डाउन साइजिंग से हमारा मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं डाउन साइजिंग से? एक पर्टिकुलर कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, अब उसको हम शॉर्ट कर देते हैं कि वो इतने ही लेवल पे काम करे, दिस नोन एज डाउन साइजिंग, ठीक है। ये तो हमने बस अपने समझने के लिए लिख लिया डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है, बट अगर हम इसको देखें पूरी टर्म्स के साथ जो हमें मेंशन कर रखी है बुक्स में, सो रेफर्स टू अ डेलिब्रेट and strategic process of permanent reducing the number of employees within an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे थे, जितनी बड़ी वर्कफोर्स थी, उसको स्ट्रेटेजिक मैनर में आप कम कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको वर्कफोर्स कम करनी है। इट टिपिकली अंडरटेकन टू अलाइन द वर्कफोर्स विद
बिजनेस नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है जब आप पहले काम कर रहे थे तो बिजनेस की नीड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, कि बिजनेस को ज़्यादा लोग चाहिए थे, लेकिन अब बिजनेस की नीड कम हो गई है, या फिर बिजनेस अच्छे प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, या फिर बिजनेस को डाउन साइज कर दिया है, बिजनेस बड़ा नहीं रखा उसे छोटा कर दिया है, तो लोगों की ज़रूरत कम है। तो ऑल दीज आर द रीजन जिनकी वजह से आप डाउन साइज कर सकते हैं, लोगों को आप कम करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द वर्कफोर्स। तो वही चीज नीचे मेंशन कर रखी है कि व्हाट आर द रीजंस रिडक्शन इन वर्कफोर्स। आपको रिड्यूस करना है बिकॉज आपको कुछ काम करना, मतलब आपने कुछ काम करना था बहुत बड़ा, आपने सोचा, प्लान किया, प्लान एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपका बहुत बड़े लेवल का प्लान था बट वो नहीं हुआ, आप अच्छे इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे रिवेन्यूज अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू? या तो आप बंद कर देंगे, या फिर आप क्या कर देंगे कि चलो बंद नहीं करता है, बहुत मेहनत कर ली है इस पे, तो डाउन साइज कर दो। जितने नंबर ऑफ पहले लेबर लगी हुई थी, जितने नंबर ऑफ पीपल, मतलब हमारे व्हाइट कॉलर वाले लोग लगे हुए थे, उनको कम कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग हटा दो, कम कर दो। तो हम क्या करते हैं, ले ऑफ दे देते हैं, या फिर अर्ली रिटायरमेंट स्कीम्स निकाल देता है, टर्मिनेशन कर देता है। ऑल दीज आर द रीजंस, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट रीजन। देन कॉस्ट कटिंग मेजर। कॉस्ट कटिंग मेजर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बन रही है लेबर को, या फिर आपके जो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट देने में, जो आप उनको सैलरी देते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बन रही है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक पेइंग देम हर महीना, यू आर ट्राइंग टू कट ऑफ अभी से ही, ठीक है। तो आप रिड्यूस डाउन कर रहे हो, और उसके लिए आप क्या पे करते हो, कंपनसेशन पे करते हो, मैनी अदर थिंग्स। डाउन साइजिंग एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू डिक्रीज पेरोल एक्सपेंसेस, बेनिफिट्स एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट। तो वो क्या होता है, कॉस्ट कटिंग मेजर। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। व्हाट डज इट मीन? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट कर रही है, और दोनों में ही एक पर्टिकुलर वो है, क्या कह सकते हैं, दोनों में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा कुछ काम नहीं करता, बट सिंस पहले दो अलग अलग एंटिटी थी तो दोनों में ही डिपार्टमेंट होना जरूरी था। बट अब एक एंटिटी बन गई है, तो तुम्हें लगता है दो डिपार्टमेंट्स की जरूरत है? नहीं, तुमने उनको कोलाइड कर दिया, एक डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन उसमें भी दोनों डिपार्टमेंट में जितने लोग थे उसकी जरूरत है? नहीं, कम लोगों की जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाउन साइजिंग की जरूरत आ सकती है। सो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करते हो, तब भी हमको डाउन साइजिंग की जरूरत पड़ती है। देन वी हैव इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। नहीं चल रहा है आपका अच्छा बिजनेस, इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहा है, उस मोमेंट पे आप करते हो इंक्रीज एफिशिएंसी। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीज एफिशिएंसी? हमने पढ़ा इकोनॉमीज एट स्केल। इकोनॉमीज एट स्केल क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब जितने लार्ज स्केल पे आप काम करते हो, तो उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट निकाल लेते हो और आपकी कॉस्ट भी कम आती है। बट एक हद के बाद अगर आप और इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका प्रॉफिट फॉल कर जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो आप बेनिफिट ले रहे थे आप नहीं ले पाते हो। सो दैट इज वन थिंग दैट वी आर मेंशनिंग हियर, कि पहले बहुत सारे लोग काम कर रहे थे तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ना वो उस लेवल पे पहुंच गया है कि एफिशिएंसी अब बढ़ नहीं रही है, घट रही है, और लोग काम करते जा रहे हैं। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिड्यूस द वर्कफोर्स। किस वे में? ताकि वो एक सैचुरेटेड पॉइंट पे आ जाए जहां पे आपको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि इंक्रीज एफिशिएंसी से क्या मतलब है। ये मतलब नहीं है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो हमने लोगों को बाहर निकाल दिया, ये मतलब नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पा रही थी, तो लोगों को हमने रिड्यूस डाउन कर दिया, ठीक है। तो इफ़ आई गिव यू एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में हमारे पास, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, ठीक है, अलॉन्ग में आपके पास एयर इंडिया हो गया। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर है, और इनने क्या किया, इन्हें लगा कि या तो इतना इनकम अर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रहा है। इन ऑर्डर टू कर्ब डाउन द कॉस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो कर दिया, डाउन साइज कर दिया। एंड हाउ डिड द डाउन साइज? एक मेजर सबने अपनाया, दैट वाज VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब होता क्या है। एक पर्सन है, वो काम कर रहा है, ठीक है, उस पर्सन के दिमाग में है कि यार मैंने बहुत काम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ठीक है, प्रोफेसर है, वो 40 ईयर्स से अबव एज है उनकी, और उन्हें बहुत काम कर लिया, नहीं सेटिस्फाइड कि मैंने बहुत काम कर लिया, नाउ आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद माय फैमिली। बट अब वो क्या सोचते हैं यार, कि अगर मैंने अभी छोड़ दी जॉब, या फिर अभी छोड़ दी जॉब, तो इस मोमेंट पे क्या होगा, जॉब छोड़ने के बाद जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मुझे मिल सकते थे, या रिटायरमेंट के बाद जो मुझे बेनिफिट मिलते हैं मुझे नहीं मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो रुक जाते हैं। और उसी मोमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटी थी, उसके दिमाग में था यार कि प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
ठीक है, आई हैव टू रिड्यूस डाउन। या फिर उनके दिमाग में चल रहा था कि यार नए प्रोफेसर्स लाने हैं, ठीक है, यंग प्रोफेसर्स लाने हैं जो कि डील कर सकता है क्राउड के साथ, क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में नए नया सेशन स्टार्ट होता है, नए नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, न्यू जनरेशन आ रही है, तो इन ऑर्डर टू डील विद देम उन्हीं की जनरेशन के टीचर्स होंगे तो बेटर रहेगा। सो दोनों यूनिवर्सिटी और दोनों जो प्रोफेसर हैं उन दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, और इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन एक ही है, दैट इज VRS। व्हाट डज VRS स्टैंड फॉर? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में क्या होता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रीजन से, फॉर एग्जांपल ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, कॉस्ट कट करने की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करने की वजह से, वर्क फोर्स रिड्यूस करने की वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से क्या कर रही है, वर्क फोर्स रिड्यूस कर रही है, और एट द सेम मोमेंट हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको क्या कर रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं, ठीक है, उनको एक चांस मिल रहा है कि यू हैव द चांस टू रिटायर योरसेल्फ। आप 40 अबव है, आपको हम चांस दे रहे हैं कि अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी है आप ले सकते हैं, उसके बाद आपको जो भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने वाले थे और उसके साथ एक कंपनसेशन, क्योंकि आप पहले रिटायर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। दिस स्कीम इज नोन एज VRS। इसको बोलते हैं हम गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक मतलब ये होता है जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय दोनों को लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए हेल्पफुल है, या फिर मैं इसमें ग्रेटफुल रहूंगा, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन ने VRS निकाला होगा क्योंकि उसको लोग कम करना है, और एम्प्लॉय ने VRS साइन किया होगा बिकॉज उसको खुद जाना था। तो दोनों ही किस में है, WW सिचुएशन में, कि हाँ प्लस प्लस सिचुएशन, दोनों विन विन में। सो दिस इज समथिंग वी कॉल गोल्डन हैंडशेक। और VRS में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अबव 40 आपको VRS मिलता है, और इसके बाद आपको कंपनसेशन जो मिलती है दैट इज टैक्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे द टैक्स ऑन कंपनसेशन। उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और मोर ओवर जो वैकेंसी आप छोड़ के जा रहे हो वो फिल नहीं कर सकता कोई, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया और बाद में किसी और को रख लिया। द रीजन दैट VRS इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, या फिर दिस पर्टिकुलर चांस इज बीइंग प्रोवाइडेड यू, क्योंकि वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नहीं कि हम आपको हटा के किसी और को लाना चाहते थे। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे आपका VRS कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दैट वी हैव हियर इज एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट। ये चीज़ हमने 12th में भी पढ़ी थी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट? तो टैलेंट से यहाँ पे मतलब है आपका जो न्यू ज्वाइन होता है, ठीक है, जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जो स्टाफिंग में आप लोग टैलेंट को लेके आ रहे हो, ठीक है, स्टाफिंग में आप लोगों ने रिक्रूटमेंट की और आपने सिलेक्ट किए लोग। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, दिस इज वेरी रिग्रेस प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, और साथ में बहुत कॉस्ट इनकर होती है, आपको बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ता है इसके लिए। बट उसके बाद सोचो अगर कोई छोड़ जाता है नौकरी तो आपको कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो इस मोमेंट पे HR के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्या, कि जो टैलेंट हमारे इधर आया है, जिसको हमने अट्रैक्ट किया था, जो इतनी रिग्रेस प्रोसेस से होते हुए गया है और जिसने टेस्ट पास किया है और लुक्स की हाँ ही इज अ गुड, मतलब ही इज अ गुड पर्सन टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर, ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, क्योंकि उसने काम कर रखा है उतना, वो टेस्ट क्लियर किया है, जस्ट बिकॉज ही वॉज गुड अमंग द पूल, दैट वाई वो सिलेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ किसका हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, अगर वो पर्सन छोड़ के जाता है। तो HR के लिए एक मेन एजेंडा क्या रहता है कि जो टैलेंट यहाँ पे आया है उसको यहाँ पे रिटेन करके रखना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द challenging situation for HR. Next we have productivity and quality. So when we talk about productivity and quality, तो improving quality and productivity stands the main concern. हाँ, तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है उसके दिमाग में बस ये नहीं होता कि उसको बस लोगों को देखना है, उनको मोटिवेट करना है, बट उसे ये भी देखना है कि जो हम प्रोडक्ट आगे डिलीवर कर रहे हैं उसमें कंप्लीट क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी है जैसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, और जो लोग बना रहे हैं वो कंप्लीट प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं उसमें, मतलब जितना पोटेंशियल और जितना प्रोडक्टिविटी जितना प्रोड्यूस हम मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं, ऑप्टिमम कैप्चर कर सकते हैं, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास वेरियस टेक्निक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट री इंजीनियरिंग 6 सिग्मा। इसमें क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं और रिड्यूस करते हैं एलिमिनेशन एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, वो सभी एरर्स को हम हटा देते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। नाउ वी हैव 6 सिग्मास, अ सेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टूल दैट बिजनेसेस कैन यूज टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव प्रोसेस टू हेल्प बूस्ट देयर प्रॉफिट। तो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे आप प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे एक चेक रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो चैलेंजेस वाला पार्ट था वो खत्म होता है कि व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस टू द वर्कफोर्स एंड टू द HR, और उसके साथ अब हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज
देखो पार्ट सी में आपको जो एक चीज फोकस करनी थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो थी कि चैलेंजेस क्या है एचआर के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हो गई आपकी, आपकी एम्प्लॉयज को एम्पावर करना हो गया, और उसके बाद आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोना फोकस ऑन, जो अभी मैंने आपको चैलेंजेस बताए थे उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन पार्ट सी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, empowerment, downsizing, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वीआरएस, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसलिए हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में डिटेल में हर बुक में मेंशन है और इनके बारे में क्वेश्चन और बन के आता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इतना ही करते हैं। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल स्टार्ट विद वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड देन वी विल डिस्कस ऑन एम्पावरमेंट, डाउनसाइजिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, वीआरएस मोर एंड मोर डिटेल में, ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून। आगे भी वीडियो देखते रहे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड प्लीज कमेंट, एंड दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट।